हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनडेस्क ईडीयू। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में लगातार रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में मैं आपके साथ में आज एक क्लास लाया हूँ मैथ्स की, जिसमें 25 क्वेश्चंस का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स, इसका लेवल मैं अभी थोड़ा सा नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको जरूर वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। स्टूडेंट्स, बेसिक आपका धीरे 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 कवर होना चाहिए। मैं आपके साथ में लगातार जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करता रहूँगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसके बाद इंश्योर करें कि आपके एक क्लास के, दो क्लास के, जितनी भी मैं क्लासें करवाता जाऊँ, उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चले जाएँ। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ब्रेनडेस्क ईडीयू लगातार आपके साथ में मॉक टेस्ट भी आयोजित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेनडेस्क ईडीयू से जुड़े, मॉक टेस्ट लगातार दें, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ब्रेनडेस्क ईडीयू के नाम से है, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ्स की क्लास बहुत ही अच्छे से। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर क्लास में बैठते होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक इस क्लास को देखने का कोई सिर्फ फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ आप देख रहे हैं बैठे बैठे। नहीं, आपको कॉपी पेन लेना है, आपको क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस मेथड से आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ जल्दी से जल्दी आप सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट आपको डेवलप करनी है। क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड करना है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिखे, क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड करना है। अभी मैं आपके साथ में जो 25 क्वेश्चंस लाया हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे, धीरे से धीरे धीरे जैसे जैसे आप हमारी क्लासेस आगे बढ़ती चलेंगी, मैं आपके साथ में सारा कुछ जो मोस्ट प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास। सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सक्सेस फाइनल नहीं होती है एंड जो फेलियर होती है वो घातक नहीं होती है। ये सिर्फ एक करेज होता है कि हमें पता है कि नहीं, अभी मुझे और आगे जाना है। अगर हम फेल हो गए तो मुझे दोबारा कोशिश करनी है, अगर हम सक्सेस हो गए तो मुझे उससे ऊपर भी चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगातार प्रयास करते रहना है। आप देखेंगे एक ना एक दिन सभी बच्चे अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकती है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन आप एक ना एक दिन पहुंचेंगे जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। रीड करिए फटाक से। लिखा है, इफ 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, इफ 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, a student scored 200 marks but failed by 24 marks, what is the maximum score? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब आप बोर्ड में बैठते होंगे या क्लास 8 में बैठते होंगे, तो आपको स्कूल में बताया जाता होगा 8th 9th में कि 100 में 33 मार्क्स लाना तो ज़रूरी है। अगर आप 100 में 33 मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर 100% का पेपर है तो आपको 33% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक। सेम उसी टाइप से आप सोचिएगा। अगर इस टाइप से आप रिलेट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ 35% आर मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, अगर कितने भी मार्क्स का एग्जाम है उसमें आपको 35 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है, ठीक है। 35 मार्क्स आपको लाने 35 मार्क्स। अब क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट स्कोर्ड 200 मार्क्स बट फेल्ड बाय 24 मार्क्स। एक चीज़ सोचिए आप कि एक स्टूडेंट ने 200 नंबर लेके आया। जैसे अगर आप 100 में आपके पासिंग मार्क्स 33 हैं और आप कितने मार्क्स लेके आए एग्जाम में? आप 30 मार्क्स लेके चले आए। तो अब आपके सामने क्या रिजल्ट बनेगा कि आपके लिए 33 मार्क्स मैंडेटरी थी, लेकिन आपके मार्क्स तो 30 आए, तो आप फेल कितने नंबर से हो गए? 3 नंबर से हो गए। डेट मीन्स क्या हुआ कि 33 मार्क्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 30 + 3 हो जाएगी, ठीक है। 30 + 3 हो जाएगी, क्योंकि हमारा 100% का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। यानी कि 33% की जो वैल्यू आई वो 33 आई। 1% की वैल्यू निकाल देंगे और 100% की जो मैक्सिमम स्कोर कितना होगा? मैक्सिमम स्कोर 100% ही होगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन रिलेट करेंगे। ऐसे अगर आपने एक बार रिलेट कर लिया, आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट ने 200 मार्क्स करे।
A student scored 200 marks but failed by 24 marks. 200 मार्क करे और फेल हो गया 24 मार्क से, यानी कि अगर वो 24 नंबर और लेके चला आता तो उसके 35% नंबर बन जाते, जो कि उसके पासिंग मार्क्स हो जाते। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है कि 35% इज इक्वल टू 200, और अगर प्लस 24 नंबर वो और लेके आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, 35% की वैल्यू क्या आई मैंने निकाला। पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स 100% ही होंगे। 35% की वैल्यू आ गई 224। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे 224 अपॉन में 35, और आपको चाहिए कितने की वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे 224 अपॉन में 35 मल्टीप्लाई 100। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कट गया, 5 से बन जा 35, 5 20 हो गया, और 7 3 जा 21, 7 2 जा, आप देखेंगे कि 36 32 2 जा हो जाएगा 64, 640 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम मार्क्स इस एग्जाम में 640 होंगे। 640 में उसने जब 35% नंबर उसको लाने थे पास होने के लिए, तो 200 नंबर बुलाया और 24 मार्क्स से वो फेल हो गया। यानी कि 224 नंबर किसके इक्वल हो जाएंगे, 35% के इक्वल हो जाएंगे, जो कि पासिंग मार्क्स है। आप 100% की वैल्यू आराम से निकाल देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सारी स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट्स बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए लेकिन एग्जाम में जब आप जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, आपको आंसर फाइंड करना है जितनी जल्दी आप, क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जितनी जल्दी आप कलम चलाएंगे, जितना शार्प आपका दिमाग चलेगा, उतनी जल्दी आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसी स्टेप करनी है, आप एक लाइन में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब आएगा प्रैक्टिस से ही। जब आप पहले डिटेल सोल्यूशन करेंगे, उस पर पकड़ बन जाएगी, उसके बाद ही आप शॉर्ट सोल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते चलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए एंड मुझे बताइए फटाक से। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट विल बी द टोटल सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स ऑफ 1500। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम चैप्टर से फैक्टर्स बनते हैं, सम ऑफ ऑड पूरा पूछ लेता है, ऑड फैक्टर्स के सम बताइए, इवन फैक्टर का सम बताइए। तो धीरे धीरे देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स ऑफ 1500। सबसे पहले 1500 को तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसके फैक्टर 1500, और इसके इजीली फैक्टर बनाने के लिए क्या होता है कि मल्टीपल आपको मल्टीप्लाई आने चाहिए, इसको इजीली बना सकते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 15 मल्टीप्लाई लिखा है 100, क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स पे जाना पड़ता है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स पे जाएंगे। ये देखेंगे 15 5 3 जा 15, ठीक है, और 100 के फैक्टर्स कर लेंगे तो 25 4 जा कर लेंगे। ठीक, अब आपको सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे मिल गए। अब आप क्या लिखेंगे, 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, 5 को लिख देंगे 5 की पावर 2, एंड इधर 3 की पावर 1 है, और क्या है 3 की पावर 1 हो गई, और इधर 5 की पावर भी 1 हो गई। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में थे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। जब भी आपको सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हो तो आप देखेंगे कि आपने ये जो फैक्टर्स बनाए इसमें ऑड कौन कौन से हैं। आपका जो 2 है ये तो ऑड है ही नहीं, तो 2 को मैं इग्नोर कर दूंगा, 3 एंड 5 मेरा ऑड है, तो हमें 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक, 3 की पावर 1 में क्या क्या शामिल होता है, 3 की पावर कहीं ना कहीं 0 भी शामिल होती है। ठीक है, इसको भी लेंगे हम लोग, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। ठीक, ये आपको करना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हो जब भी किसी नंबर के। तो आप देखेंगे 3 की पावर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, प्लस का 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 5 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और प्लस 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया। इसको ऐड कर देंगे, 125 प्लस 5 हो गया 30, 130, और 155 प्लस 1 156, 156 मल्टीप्लाई 4 314 हो जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे, मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करने के भी मेथड होते हैं।
मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन सॉल्व, आपको क्या करना है 156 में मल्टीप्लाई 4 करना है। सिंपली आपके माइंड में इसको आपने तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, 100 प्लस 50 प्लस 6 ऐसे तोड़ दिया माइंड में, ये सब माइंड में करना है। क्या हो जाएगा 400 200 एंड 24। तो आप देखेंगे जो आपका आंसर आएगा 624। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 1500। तो 1500 के जो ऑड फैक्टर्स होंगे उनका जो सम आएगा वो ऑप्शन नंबर बी 624 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बाकी जो इसके और जो टाइप है मैं आपके साथ में क्लास में लाता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। इस स्लाइड पे ध्यान, ये जो ऊपर लिखा ना इस पे ध्यान नहीं देना है। ये जो क्वेश्चन है वो है रेशियो का, आपका क्वेश्चन है किसका है, रेशियो का। चलिए सॉल्व करिए फटाक से। बोल रहा है ABCD शेयर प्रॉपर्टी वर्थ 93,100। जो ABCD है ये शेयर करते हैं प्रॉपर्टी 93,100 की प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2, P रेशियो C 3:4, C रेशियो D 5:6। आपको पहले ABCD का टोटल रेशियो पता होना चाहिए कि ये लोग किस रेशियो में अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एक क्लास में लास्ट में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसे इसको रेशियो को बैलेंस करते हैं। AB 1:2 में कर रहा है, ठीक। B और जो C है वो 3:4 में कर रहा है, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक। C एंड D है वो 5:6 में कर रहा है। किस में कर रहा है, 5:6 में कर रहा है, ठीक। अब मैं देखूंगा 3:4 5:6, यहाँ पर जगह खाली है तो इस लाइन के सामने जो होगा 4 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर जगह खाली है तो ये नियर वाली डिजिट जो है वो लिख दी। इस साइड दोनों जगह खाली है तो 5 लिख दिया और 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दिया और 2 लिख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 5 जा 30 हो जाएगा, और इधर 4 2 जा 8 ये 40 हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8 6 जा 48 हो जाएगा। इस रेशियो में ये अपनी प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। अब आप देखेंगे ये 3 एंड 5 से कटेगा, इसके बाद ये 3 से 43 से नहीं कर सकता, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। इस रेशियो में ही मुझे प्रॉपर्टी बांटनी है इनकी। अब क्या बोल रहा है, ABCD शेयर प्रॉपर्टी वर्थ 93,100 रुपए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इतनी है, टोटल इतनी है, और इस रेशियो में ये शेयर करते हैं, तो इसका सम जब हम लोग करेंगे 4370, ठीक है, 70 प्लस 40 110, ठीक है, 110 एंड 15 125 एंड 8 ऐड कर लेते हैं, 80 है ना, 40 40 80 हो गया, और 1 1 10 हो गया, इसके बाद 125 हो गया, और इसमें 8 ऐड कर लिया तो आपका 133 हो गया। कितना हो गया, 133 यूनिट्स इज इक्वल टू, ये टोटल प्रॉपर्टी है आपकी, इरेज हो गया, नहीं हुआ। टोटल प्रॉपर्टी है 133 यूनिट, 133 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 93,100। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड सीज शेयर, सी का शेयर कितना है उस प्रॉपर्टी में। आप देखेंगे जो सी का शेयर है वो 40 है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये 93,100 अपॉन में 133 मल्टीप्लाई हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो 40 हो जाएगा। आपको पता है 7 से ये कट जाएगा, 7 बन जा 7, 7 9 जा, ठीक है, 7 बन जा 7 बचा 2, 7 3 जा 21 बचा 2, 7 3 जा 21। आपको पता है 97 जा 133 होता है, एंड 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा राइट वो 28,000 रेस आएगा। जो सी का शेयर है इस 93,100 की प्रॉपर्टी में जो रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं, उसमें जो सी का हिस्सा आएगा वो 28,000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को आप रीड करेंगे, इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लास्ट क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ अगर नहीं आता है आपको, ठीक है। सॉल्व करिए फटाक से। बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the rate of 8% per annum for 3 years is
120 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 7 ईयर। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, एक किसी सर्टेन सम पर एक जो सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 8% के हिसाब से 3 साल का जो सम है वो कितना कम है? 9120 रुपए कम है। किससे कम है? लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सेम सम पर 8% पे 7 साल के लिए। ठीक, आपको मैंने एक फार्मूला बता रखा है सिंपल इंटरेस्ट में, यही फार्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। P से प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट जब निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना जब होता है, आपको पता है 8% से 3 ईयर का, तो आपको प्रिंसिपल तो अभी पता नहीं। ठीक, प्रिंसिपल अभी पता नहीं है। 8% से 3 ईयर का अपॉन में 100, यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो सीधा सीधा 24% हो जाएगा। ठीक, ठीक है। क्या बोल रहा है? 8% से 3 ईयर का, 8% से 3 ईयर का, एंड वो 9120 रुपए कम है। किससे कम है? 8% से 7 ईयर का। 8% से 7 ईयर का आपको पता है 8 से 1 जा 56% आ जाएगा और 8 3 जा 24% आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये 56 है, ये 24 है, इसी का डिफरेंस आपको दिया है, इसी का डिफरेंस आपको दिया है, माइनस का 24% इज इक्वल टू 9120 रुपए। ठीक, कितना परसेंट? इन दोनों का जो डिफरेंस है वही लेस देन है 9120 रुपए। डिफरेंस कितना आएगा? 2 3, 32% इज इक्वल टू 9120 अपॉन में 32% मल्टीप्लाई 100। ठीक, परसेंट का साइन इरेज करेंगे, 32 अपॉन में 100, ये 100 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट प्रिंसिपल जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, इसको कट करते हैं, 4 8 जा 32, 4 से कट किया 25 हो गया। इसके बाद 8 बन जा 8 बचा 1, 8 बन जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, आपसे 114, तो ये 114 को मैंने ऐसे लिख लिया 100 प्लस 10 प्लस का 4, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2500, 250 एंड 100। देखेंगे आप 0 5 5 to 7 1 8, 28 50 और 1 0 अपनी बची थी, तो 28,500 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 28,500। ठीक, ये यही है P इंटू रेट इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल होता है भाई। और अपॉन 100 क्यों लगाता? क्योंकि मैं परसेंटेज का साइन जब भी हटा देता हूं तो अपॉन में 100 करना पड़ेगा। ठीक, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई 24%। ठीक, P मल्टीप्लाई 24%। बात भाई है, शॉर्टकट हो जाता है। मैं इसको अरेज करता हूं, मैं आपको उस मेथड से भी समझा देता हूं, शायद किसी बच्चों को ना समझ में आया हो। ठीक है, ठीक, तो बोल रहा है लेस देन, सबसे पहले ये वाले रेट लेंगे। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा है। प्रिंसिपल 8% से 7 ईयर का अपॉन में 100 माइनस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 8% से 3 ईयर का अपॉन में 100। इसका जो डिफरेंस आपको दे रहा है वो 9120 दे रहा है। ठीक, अब आप देखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 56 अपॉन 100। ठीक है, माइनस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 24 अपॉन 100, बात वही बनेगी। आप यहाँ से P अपॉन 100 जब कॉमन ले लेंगे तो आप देखेंगे क्या है? 56 माइनस 24 है, ये आपको क्या बचेगा? ये आपको बचेगा 2 3, यानी कि P अपॉन 100 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू आपको दे रहा है 9120। आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना है? 9120 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में 32 कर देंगे, तो आप देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 28,500 निकल के आएगा। ठीक है, ये है बेसिक मेथड, इसको ही थोड़ा इंप्रूव किया गया। ये ट्रिक हो जाती है, लेकिन ट्रिक जो है वो कॉन्सेप्ट से ही निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको हमेशा बेसिक पकड़ के चलना है, बेसिक पे अच्छी पकड़ बना के चलनी है। ठीक है, अगर बेसिक पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप मैथ सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत हद तक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें, सॉल्व करें। बोल रहा है 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मैं आपको हर क्लास में ये क्वेश्चन एक लाया हूँ ऐसा, आपको अब तक बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, और जब एक ट्रेन एक ब्रिज को या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो हमेशा के हमेशा अपनी लेंथ प्लस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करेगी, जिसको बोल देंगे डिस्टेंस। ठीक है,
जिसको बोल देंगे डिस्टेंस। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, टोटल 250 मीटर लॉन्ग, ये तो ब्रिज हो गया, और जो ट्रेन है वो 350 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 300, 200, 500, 600 मीटर की डिस्टेंस है। आपको फार्मूला ये वाला लर्न रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, ये फार्मूला लर्न रखना है। स्पीड कितनी है, स्पीड हमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई 20 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू 600 अपॉन में 20, ये क्या बचेगा आपका 30, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में है आंसर। मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में, मैंने आपको बताया क्या बताया, जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक, और जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक, अब मैं 30 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 18/5 का, 18/5 का, तो 5 6 30 और 18 6 108। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रीड करें और इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, a discount of 27% on a certain bill, a discount of 27% on a certain bill, and the difference between two successive discount of 20% and 10% was 56. Find the amount of the bill. ठीक, find the amount of the bill। किसी भी क्या बोल रहा है, a discount of 27%, यानी कि कोई 100 रुपए की अगर कोई चीज़ होगी तो उस पर 27 का डिस्काउंट दे दिया, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए। मैं आपको रीजन इसका बता चुका हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, नॉर्मल डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, सर लास्ट क्लास में बताया था। तो जो बच्चा यहाँ से क्लास देखना स्टार्ट कर रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेक्चर 1 से क्लास स्टार्ट करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं 27% का एक डिस्काउंट दे दिया उसने फ्लैट। ठीक, एंड जब टू सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है, जब सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है, इसका एक मैंने आपको फार्मूला बताया। इसका फार्मूला क्या बताया, a प्लस बी माइनस का AB/100, ये मैंने एक फार्मूला बताया। ठीक, अब आपको 20 + 10 का दे दिया, तो 20 + 10 माइनस का 200/100, तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, 30 माइनस का 2, डेट इज 28%। 28% बचा। अब बोल रहा है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो है वो 56 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 है। तो आप देखेंगे क्या कि 28% माइनस का 27% इज इक्वल टू 56। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो 56 आएगी। जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5600। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कौन सा नंबर माइनस किया जाए टू मेक द फ्रैक्शन इक्वल टू 1/6। इसका एक मेथड क्या होता है कि हम लोग ऐसे कर देते हैं कि मैंने एक नंबर x माइनस कर दिया 4 से और डिनोमिनेटर से भी x एक माइनस कर दिया, तो हमें नंबर कितना मिलना चाहिए, 1/6 मिलना चाहिए। 24 माइनस का 6x इज इक्वल टू 9 माइनस का x। जब आप इधर आएंगे ये 24 माइनस 9 हो जाएगा और ये -4 प्लस का 6x हो जाएगा। आप देखेंगे 15 इज इक्वल टू 5x, x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ठीक, जब आप इससे 3 माइनस कर देंगे, जैसे 4 - 3 अपॉन में 9 - 3, तो आप देखेंगे कि ये 1/6 बचेगा। ठीक, इसको इस तरह ना सॉल्व करके आप सिंपली ऑप्शन की तरफ जाएं। ठीक, क्योंकि इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो आपके 4 से 5 सेकंड आराम से ले लेगा, 5-6 सेकंड तो आराम से ले ही लेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन पुट करेंगे तो आप देखेंगे 4 - 3 अपॉन 9 - 3, ये तो 1/6 पहले ऑप्शन में ही मिल गया, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऑप्शन पुट करके देख लें तो आप थोड़ा सा इजीली उससे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करिए फटाक से।
आप देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ पर्सन डिपॉजिट रेट्स 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। क्वेश्चन पहले रीड करिए अच्छे से। अ पर्सन डिपॉजिट रेट 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एक पर्सन जो है वो हर साल के शुरुआत में क्या करता है, 500 रुपये जमा कर देता है। जब भी एक साल की ये शुरुआत होती है 500 रुपये उसने जमा कर दिए। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फॉर 2 ईयर्स। कितने साल ऐसा करता है, ऐसा वो 2 साल करता है। एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो उसकी 10% की रेट है। ठीक, व्हाट विल बी द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द सम एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। जब 2 साल की आखिरी होगी तो उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस सवाल में ये पूछ रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग द एक्यूमुलेटेड अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का भी अमाउंट इकट्ठा ही हो जाएगा, जैसे सी बात है। जब पहले साल उसने 500 जमा किए, दूसरे साल उसने 500 जमा किए। ठीक है, तो आप इसको एक बार और रीड कर लें और इसको सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इफ अ पर्सन डिपॉजिट, अब आप, मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने क्या बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से अलग कैसे होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि नॉर्मल एक साल में अगर 1000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट है तो आपको है कि 1000 रुपये पे 100 रुपये उसको आपको मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। दूसरे साल भी उस पर 100 रुपये मिलेंगे 1000 रुपये पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो 100 रुपये मिले हैं उस पर भी 10% का ब्याज लग जाएगा। इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं या ब्याज पर ब्याज बोलते हैं। ठीक, अब इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से, कुछ मेथड नहीं जाना हमें जाना है कि एक फर्स्ट ईयर थी एंड लॉजिकल सोचेंगे। लॉजिकल क्या बोल रहा है, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट ईयर में 500 रुपये जमा कर दिए। आप बैंक गए, आपने पहले साल की शुरुआत में 500 रुपये जमा कर दिए। ठीक, आपसे बैंक ने बोला कि मैं इस पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दूंगी। ठीक, पहले साल के आखिरी में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल सेम होता है, तो पहले साल इस पर हमें 10% का इंटरेस्ट मिल गया। 10% का इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि 50 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिल गया। 50 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन जब मैं दूसरे साल गया, पहले साल को ये काम हो गया, सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई तो मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और मैंने बैंक को दे दिए। अब बैंक ने क्या किया कि सेकेंड साल की आखिरी हुई तो बैंक ने इस 500 पे मुझे 10% का ब्याज दे दिया, यानी कि मुझे 50 रुपये दे दिए। ठीक, लेकिन आप भूल गए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैंक सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट ईयर था ना उस पर भी ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपने 500 रुपये जमा किए थे, इस पर पहले 10% ब्याज देगी बैंक, ये क्या हो जाएंगे, 50 रुपये हो जाएंगे। और ये जो ब्याज बना था आपका 50 रुपये, इस पर भी 10% ब्याज देगी आपको बैंक। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रुपये। ये टोटल 2 साल बाद आपका एक्यूमुलेटेड अकाउंट होगा कि आपने अमाउंट होगा, सॉरी 500 आपने 1000 रुपये जमा किए, बाकी ये जो बना ना ये आपका सारा का सारा इंटरेस्ट बना। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल अमाउंट कितना बना, 500 1000 हो गया, और ये हो गया 50 50 50 150 और 55, यानी कि 1155। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है। ठीक, अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको रेट दे दी कि फर्स्ट ईयर की रेट 6 है और सेकेंड ईयर की रेट 7 है, तो आप a + b + ab/100 लगाकर दोनों ईयर की इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। ठीक, पर इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ पर्सन, एवरेज का ये क्वेश्चन है, अ पर्सन गोज फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 5 km/h and returns to his home by the same route at a speed of 20 km/h. Find the average speed during the journey. Find the average speed during the journey. ठीक है, चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक पर्सन है वो अपने होम से ऑफिस की तरफ जाता है। ये इसका होम है, ये इसका घर हो गया। ठीक, और ये इसका ऑफिस हो गया। ठीक है, घर से ऑफिस जाता है एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h। ठीक है, यहाँ से इधर। आगे क्या बोल रहा है, एंड रिटर्न हिज होम बाय द सेम रूट। इसी रूट से वापस आता है, उसकी स्पीड हो जाती है 20 km/h। 20 km/h। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो है एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताता हूँ। जब एक पर्सन एक रूट से किसी डिफरेंट स्पीड से जाता है और किसी डिफरेंट स्पीड से उसी रूट से वापस आता है, जब उसकी एवरेज स्पीड पूछेगी, तो जब एवरेज स्पीड पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप फार्मूला लगा देंगे 2ab
अपॉन में a प्लस बी। यहाँ पर a जो है वो पहली स्पीड हो गई और b जो है दूसरी स्पीड हो गई, यानी कि जिस स्पीड से गया जिस स्पीड से आया वही वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, आपको एवरेज स्पीड जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, पुट करता हूँ 2 मल्टीप्लाई एक 5 किलोमीटर आर की स्पीड से जा रहा है और 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रहा है, और इसका सम कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, ऑप्शन नंबर बी 8 किलोमीटर पर आवर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड टाइप है और आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे फटाक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, रीड करें एंड सॉल्व करें फटाक से। साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। क्या बोल रहा है, ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। ठीक है, आपको मैंने एक फार्मूला बता रखा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब आपसे बोल रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 7:5, यानी कि 7:5 ने ए और बी ने मनी इन्वेस्ट करी। इफ 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, टोटल प्रॉफिट जो हुआ उसका 15% किसमें चला गया, चैरिटी में चला गया। एंड एज शेयर इन द प्रॉफिट इज रेस 5950, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। ये तो इनका कैपिटल का रेशियो था, कैपिटल का रेशियो था। अब जब भी उसमें कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफिक बताई जाती है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम। ठीक, अच्छा मैं एक चीज़ लेता हूँ, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक, कैपिटल टाइम 1 ईयर के लिए ले लिया मैंने, तो जब हम इसको प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 12 और 5 मल्टीप्लाई 12। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ। तो 12 से 12 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट होगा। जब आपको टाइम कोई ना दिया गया हो, जब आपको कोई भी टाइम लिमिट ना दी गई हो, तो आपको जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा आगे एक टाइप आता है कि कोई बंदा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और कोई बंदा 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट ऐसे करके पूछ लेता है। तो जब ऐसा टाइप आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल इतना आप ध्यान रखें कि जब आपको टाइम लिमिट ना दी गई हो तो जो कैपिटल होगी उसी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15% प्रॉफिट जो है, एक चीज ध्यान देने वाली है कि आप जैसे सपोज करें ए एंड बी, आप कोई दो दोस्त हैं, आपने कोई ना कोई एक बिजनेस खोला, उसमें क्या किया आपने, जो इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने 5:10 के रेशियो में या 1:2 के रेशियो में इन्वेस्ट कर दिया, आपने 100 रुपये लगाए तो अगले बंदे ने 200 रुपये लगाए, तो आपने ये डिसाइड किया कि जिसमें प्रॉफिट मतलब जिस रेशियो में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक, अब 100% आपको कोई भी चीज़ का प्रॉफिट हुआ, हर वैल्यू अपने आप में 100% होगी, तो प्रॉफिट हुआ 100%। आपने कहा कि 15% ऐसा करते हैं कि चैरिटी में हम लोग दान दे देते हैं, ठीक, किसी का भला हो जाएगा। तो जब 15% किसी को आपने दान दे दिया, 100% प्रॉफिट में से आपका अगर 100 रुपये अगर प्रॉफिट हुआ, 100 में से 15 रुपये आपने दान में दे दिए, आपके पास बचे कितने, आपके पास 85 रुपीज़ बचे, तो आप 85 रुपीज़ को ही तो दोनों में बांटेंगे, 85 रुपीज़ को ही दोनों में बांटेंगे, बस यही चीज़ है, इतना ही सिंपल, यही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी एंड ए शेयर इज इन द प्रॉफिट इज 5950, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। तो ध्यान से समझेंगे, अगर टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा 100% का, तो मैंने उसमें 15% चैरिटी में दे दिया, जो 85% था, 85 जो परसेंट था वो मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उस 85% को मैं 7:5 में ही बांटूंगा। ठीक है, ए शेयर यानी कि जो ए का हिस्सा था प्रॉफिट में वो 7 यूनिट था, तो 7 यूनिट ए का जो हिस्सा उसे मिला वो कितना मिला, 5950। अब इससे मैं ये प्रॉफिट निकाल सकता हूं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 7 और 5 12 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ। हम यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, अपॉन 7 मल्टीप्लाई 12। मैं यहाँ से क्या करूँगा, 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मुझे टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी टोटल प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो पता चलेगा। 7 8 जा 56, बचा कितना 3, 7 5 जा 0 हो गया। ठीक,
और ये कितना बना, 12 8 जा हो जाएगा 96 और 12 5 जा 60 0 2, यानी कि 10,200 रुपये। 10,200 रुपये ऐसे थे जो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अब एक बात यह है कि जो 10,200 रुपये थे वो टोटल प्रॉफिट का 85% थे, नॉट 100%, क्योंकि मैंने 15% तो चैरिटी में पहले दान कर दिया था। जो 85% बचा था वही तो मैंने दोनों ने बांटा था आपस में, ठीक है। तो 85% की जो वैल्यू आएगी, 85% की वैल्यू क्या आएगी, 10,200 रुपये आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। टोटल प्रॉफिट तो हमेशा 100% ही होगा। तो आप इसको कट करेंगे, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 एंड 5 2 जा, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 12,000 का। आपका आंसर कौन सा आया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, प्रॉफिट नहीं साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी आप नोट करते चले जाएंगे और उसको जो है रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सब बेकार हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथ साथ में चीज़ें क्लियर करते चलें। और ब्रेनडेस्क EDU जो है, आप मॉक टेस्ट वहाँ से ऐप से जुड़े हमारे, और जो आपके फ्री अभी मॉक टेस्ट कुछ चल रहे हैं आप वहाँ पर इनरोल हो, मॉक टेस्ट दें, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस जरूर करते हैं साथ साथ में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको टाइम, जितना टाइम एग्जाम देता है उस टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको मॉक टेस्ट ही सिखाएगा, इसके अलावा कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। भले आप कितना भी क्वेश्चन आपको आता हो, आप कॉपी पेन से सॉल्व कर लेते हो, अगर आप टाइम में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। जो बंदा टाइम में सॉल्व कर लेगा वो आपको कुचल के आगे निकल जाएगा, यही कॉम्पिटिशन की सच्चाई है। तो इसलिए आपको हमेशा उस कसौटी पर खरा उतरना है जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक। मैंने भी इस पर आपको बता रखा है कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क को वो जितने दिन में कर रहा है उससे जब डिवाइड कर देंगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्वेश्चन रीड करें और सॉल्व करें फटाक से। बोल रहा है ए एलॉन कैन कंप्लीट आ वर्क इन 14 डेज। ए जो है एलॉन एक वर्क करता है 14 डेज। नेक्स्ट क्या दिया है, बी एलॉन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। कोई बी है वो क्या करता है 70 डेज में वर्क कर लेता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, विथ द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज। दे कंप्लीट लिखा है, यानी कि सी की जब मदद लेते हैं तो ए बी एंड सी तीनों मिलकर एक कार 7 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी और 7 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 70 आ जाएगा। एलसीएम लेने के लिए 7 2 जा हो गया एंड ये 7 5 जा 35 2 जा हो गया और 7 हो गया। प्राइम में कन्वर्ट कर लिया, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके एलसीएम इससे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कभी एरर नहीं होगी। तो आपने देखा कि 70 आपका एलसीएम आया। अब ये क्या आ गया, ये मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, ठीक। जब आप टोटल वर्क को जितने दिन में वो काम कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 70 को 14 से डिवाइड कर लेंगे तो ए की एफिशिएंसी मुझे पता चल जाएगी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, 5 यूनिट पर डे। अगर ए 5 यूनिट पर डे काम करेगा तो 14 दिन में 14 × 5 यानी कि 70 यूनिट काम आराम से कर देगा, ठीक है। अब बी जो है 70/70 इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। ए बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 आ गई, ठीक, 10 आ गई। अब आपको पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 10 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो आपको 6 तो मिल ही गया। 10 बनाने के लिए सी की एफिशिएंसी जो होगी वो 4 होगी। मुझे यहाँ से सी की एफिशिएंसी भी पता चल गई। बहुत ध्यान से समझना, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई कि सी जो है 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। अब इन हाउ मैनी डेज सी एलोन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि 70 अपॉन डिवाइड 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, इससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज, जब आपका आंसर आएगा 4 × 4 बचा 3, 4 7 × 28 बचा 2, 17.5 डेज, 17.5 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वाला जो टाइप है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। ये फार्मूला ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 30। यहाँ पर पुट करेंगे 30 प्लस 1 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 15 मल्टीप्लाई 31 यानी कि 450 और 15 क्या हो जाएगा 564 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्शन परसेंटेज में एक टाइप है इलेक्शन का, वहाँ से आपको देखना है। आपने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन में वोटिंग जरूर करी होगी, ठीक है, वोट देने जरूर गए होंगे। तो जितना टोटल वोट होता है, मतदाता का एक लिस्ट आती है, आपने सभी ने देखी कि एक चुनाव जितने भी वोटर्स होते हैं गांव में उसकी लिस्ट आती है। उसमें क्या होता है कि 20% वोटर एब्सेंट हो गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल वोटर्स का 80% लोगों ने वोट दिया। अब 80% लोगों ने वोट दिया, उसमें 80% लोगों में 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने अवैध रूप से वोट दे दिया, जिनके वोट इनवैलिड माने गए। ठीक, तो 80% का 10% इनवैलिड हो गए, तो 10% हटा के 80% का जो 90% होगा, क्योंकि 80% तो टोटल वोट पड़े और उस टोटल वोट का 10% जो था वो इनवैलिड हो गया, यानी कि उस टोटल वोट का 90% जो था वो वैलिड हो गया। ठीक, उस वैलिड वोट का फिर ए और बी अगर दो बंदे होते हैं खड़े चुनाव में, तो उसमें देखा जाता है कि ए को उस वैलिड वोट के 40% या 60% मिले तो वो चुनाव जीत गया, तो बी को कितने मिले होंगे, उस वैलिड वोट के 40% मिले। स्टूडेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो एक तरीके से बहुत टफ होते हैं किसी बच्चे के लिए, और चूंकि आप सभी लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट और टफ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, आप जैसे मैं बताते चल रहा हूँ इस तरीके से समझेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए समझेंगे, तो आप देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से आसान लग सकते हैं। ठीक है, और जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम आसान लगेंगे, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 बार इस टाइप को समझेंगे, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जैसे ही कलम चला लेंगे आप, तो दिमाग में बैठ जाएंगे, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बस यही करना है आपको। तो इसलिए जुड़े रहें ब्रेन डेस्क वीडियो से, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस जो हैं वो कैसी लग रही हैं। ठीक है, या कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स रिसीव्ड 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कैंडिडेट एक्स जो है उसने टोटल वैलिड वोट के 70% रिसीव करे। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% टोटल वोट का जो था वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 64,000, कैलकुलेट द वैलिड वोट्स इन द फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट। इस कैंडिडेट के फेवर में जो भी वोट पड़े वो कैलकुलेट करने हैं। मैंने आपको इससे पहले सारा जो इसका बैकग्राउंड था वो बता दिया कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक, अब एक बार क्वेश्चन एक बार और रीड करेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है इन आ इलेक्शन, एक इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स रिसीव्ड 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कैंडिडेट एक्स जो है वो टोटल वैलिड वोट जितने हैं उसका 70% इसको मिल रहा है, टोटल वैलिड वोट का 30% किसी और को मिला होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, इफ 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि 20% जो था वोट का वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 64,000, कैंडिडेट द वैलिड वोट्स इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, ये आपको 70% दिख रहा है, कितना दिख रहा है 70%। जब आपको 70/100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7/10 मिलेगा। ठीक, क्योंकि 100% की जो वैल्यू होती, सॉरी 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होता है। जब इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70% की जो फ्रैक्शन मिलेगी वो आपको 7/10 मिलेगी। ठीक, 20% की आपको पता है इक्वल टू 1/5 होती है, एंड बस इतनी सारी ही फ्रैक्शन है। तो आपको जो टोटल वोट दे दिए गए वो 64,000 दे दिए गए। ये मेरे क्या थे, ये टोटल वोट्स थे। अब टोटल वोट्स का जो 20% था वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उन वोट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है।
ठीक है, 20% तो इससे हटा ही दो, बेकार हो गए। तो यानी कि टोटल वोट का जो 80% होगा वो वैलिड वोट होंगे। ठीक, आपको पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, यानी कि हर 5 में से एक वोट जो है इनवैलिड है। एक हमने यहां से माइनस किया, तो जो 4/5 है ये कैसे वोट हो जाएंगे, ये वैलिड वोट हो जाएंगे। 64,000 का जब हम 4/5 करेंगे, 4/5 करेंगे, ये टोटल वोट हो गए, और ये क्या हो जाएंगे, ये यहां से यहां तक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वैलिड वोट्स, क्योंकि 20% तो इनवैलिड है, 20% तो इनवैलिड है, 1/5 तो इनवैलिड है इनका, तो 4/5 क्या हो जाएगा, वैलिड वोट्स हो जाएंगे, 80% वैलिड वोट हो जाएंगे। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोला है इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स रिसीव्ड 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो ये टोटल वैलिड वोट हो गए, इसका 70% कैंडिडेट एक्स को मिलना है। 70% की जो फ्रैक्शन होती है वो 7/10 होती है। ये जो वोट हो गए, ये वोट वैलिड वोट का 70% है जो कि एक्स के फेवर में पड़ रहे हैं। ठीक है, एक्स के फेवर में पड़ रहे हैं, मुझे यही वैल्यू फाइंड करनी है, बस आप कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, 0 कट कर दी और 5 2 जा 10 कट कर दिया। ठीक है, 4 2 जा 8 7 जा होता है 56 और इधर 64, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। आप देखेंगे किसी की यूनिट डिजिट में 4 दिख रहा है, ये यूनिट डिजिट आ गई। ठीक है, यूनिट डिजिट में 4 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक, सॉल्व करते हैं एक बार जरा, और 5 4 जा हो गया 20, मल्टीप्लाई 6 हो गया, और 6 5 जा 30 और 3 क्या मिला, 4 6 5 3 5 6 4 3 5 6 4। एक बार कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है। क्या बोल रहा है in an election candidate X received 70% of the total valid votes if 20% of the total votes were declared invalid if the total number of votes is 64,000। टोटल नंबर 64, ये क्या थे हमारे, ये थे टोटल वोट्स। इसका 20% इनवैलिड है, यानी कि 4/5 जो है ये क्या है, ये जो यहाँ तक हो गए ये आपके वैलिड वोट्स हो गए। इसके बाद 4/5 का जो 70% है, यानी कि 7/10, 7/10 ये जो है कैंडिडेट एक्स के फेवर में पड़े हैं, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। सही तो है, 10 5 जा हो जाएगा 50 और 52 जा हो जाएगा 100। ठीक, 64 2 जा हो जाएगा 128 और 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, 8 1 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 हो जाएगा 24 2 56, यानी कि 4 6 4 10 की 0 1 6 3 6 0 4 0। क्या हो रहा है भाई, कैलकुलेशन यहाँ पर भी रॉन्ग हो गई कहीं ना कहीं। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से। फाइव 10 जा ये हो गया 50, 52 जा हो गया 100, 64 2 जा क्या हो गया, 64 2 जा हो गया नहीं 120 और 128 हो गया, और 7 4 जा भी कितना हो गया 28 हो गया। तो 8 8 जा 64 बचा 6, 8 2 जा 16 और 4 22, 8 1 जा 8 और 2 10, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 256, यानी कि 4 8 5 3 3 5 8 4 0 एंड 64,000 थे ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, यही वाला आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें मिस्टेक क्या है, ये वोट्स लाख्स में दे दिए, ये बिल्कुल ये 1000 में होना चाहिए, यानी कि 35,840 जो वोट्स होंगे ये इसके फेवर में होंगे। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है एंड सिली मिस्टेक्स मेरी कैलकुलेशन में भी। ठीक, मिस्टेक्स हमेशा एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी सिली मिस्टेक्स हुई। जब भी आपको स्टूडेंट्स इतना टाइम लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो सारी कैलकुलेशन छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है आपको। ठीक, आपको हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। जब आपका टाइम बचे तो आप आएंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत दूसरी बार जब आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन देखे आपको हमेशा क्वेश्चन स्किप कर देना है। और इसका ऑप्शन जो है वो गलत टाइप है, ये 3,58,400 लिखा है। ठीक है, बल्कि 35,840 होना चाहिए केवल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14।
सॉल्व करिए फटाक से। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 81√3 देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपको क्यूब का जो वॉल्यूम होता है आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, ठीक। और इसका जो टीएसए होता है, सॉरी पहले सीएसए लिखेंगे, इसका जो सीएसए होता है वो क्या होता है? 4a² होता है। एंड इसका जो टीएसए होता है वो होता है 6a², ठीक है। इसका जो टीएसए होता है वो 6a² होता है, ठीक। और अगर कभी इसका वो पूछते हैं विकर्ण डायगोनल, डायगोनल इसका क्या होता है? इसका डायगोनल होता है a√3, ठीक। इतने सारे फार्मूलाज हैं, जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रिज्म पिरामिड इंक्लूड करके, वो हमेशा फार्मूला बेस्ड पूछे जाएंगे, इसके अलावा वो कहीं नहीं बचेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन में आपको डरना नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तैयार रखने हैं आपको, जो आप क्लासेस के माध्यम से आप सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको? सबसे पहले ये देखना है कि ये 81√3 लिखा है, ठीक। और हमें तो ए क्यूब बनाना है, ए क्यूब इज इक्वल टू 81√3, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। इसको आप तोड़िए, इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता है एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे 3 जो होता है 3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 होता है, ठीक। √3 मल्टीप्लाई √3 होता है, ठीक। कोई बच्चा कहेगा क्यों होता है? क्योंकि जब रूट की वैल्यू जो होती है अंडर रूट की हमेशा 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू भी हमेशा ये क्या होगा 1/2, और जब मल्टीप्लाई होता है और ये नीचे वाली पावर से नीचे सेम होता है, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे, ठीक। 3 1/2 प्लस 1/2, तो आप देखेंगे 3 की पावर 1 बनेगा, जो कि क्या होता है 3 होता है, वो डिटेल में मैंने आपको बता दिया। इसको तोड़ते हैं तो आपको पता है ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और √3 लिखा है, ठीक। जब आप इसको तोड़ेंगे टुकड़ों में तो ये क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई √3 और √3 मल्टीप्लाई √3, फिर नेक्स्ट √3 मल्टीप्लाई √3 और नेक्स्ट क्या बनेगा? √3 मल्टीप्लाई √3। ऐसे ही आप तोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे 3 3 और 3, √3 का क्यूब ये बन गया, √3 का क्यूब ये बन गया, √3 का क्यूब ये बन गया, यानी कि आपको क्या मिला? ए क्यूब की वैल्यू क्या मिली? ए क्यूब की वैल्यू क्या मिली? ए क्यूब की वैल्यू आपको मिली √3 और √3 का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ सॉल्व करना यही था, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, बिल्कुल बेसिक्स बताया, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को समझना है उसलिए बताया। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 आएगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3√3, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6a², यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे 6 3 3 9 बन जाएगा और 3 √3 का होल स्क्वायर 2 बार यानी कि 3 बनेगा, ठीक है। और 6 9 जा हो जाएगा 54 और 54 मल्टीप्लाई 3 आपको 150 और 12 यानी कि 162 नहीं है क्या ऑप्शन में? 6 3 3 9 और 9 3 27 मल्टीप्लाई 6 ये क्या हो जाएगा? 120 और 42। ऑप्शन में जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आएगा। करेक्शन कर लेना, ऑप्शन में टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपसे? राजू सोल्ड एन आइटम टू रवि एट 10% प्रॉफिट। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। राजू सोल्ड एन आइटम एट 10% प्रॉफिट। 10% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/10 हो गई, और प्रॉफिट पे बेचा है यानी कि 11/10 पे बेचा है। रवि सोल्ड इट टू रामू एट 10% लॉस। रवि ने रामू को 10% लॉस पर बेच दिया। अब क्या बोल रहा है? रामू पेड रवि 1485 एट व्हाट प्राइस डिड राजू सेल टू रवि। इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप कनेक्ट करके आसानी से समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है? राजू सोल्ड एन आइटम टू रवि एट 10%। राजू ने
राजू का जो कॉस्ट प्राइस था, राजू का कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा। राजू ने 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर यानी कि उस कॉस्ट प्राइस के 10% प्रॉफिट पर 11/10 पर सोल्ड कर दिया किसको, रवि को, रवि को बेच दिया उसने। ये जो है ये रवि का कॉस्ट प्राइस होगा, ये क्या हो जाएगा, ये रवि का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि रवि ने, राजू ने 11/10 पर बेचा, रवि ने उसको खरीदा, रवि ने उसके लिए पैसे पे करे तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, रवि सोल्ड इट रामू टू 10% एट 10% लॉस। रवि ने इसको 10% लॉस यानी कि 9/10 पर सेल कर दिया, सेल कर दिया। रामू पैड रवि रेस 1485। जब इसने 10% लॉस पर, रवि ने रामू को 10% लॉस पर सेल किया तो रामू ने रवि को 1485 रुपीज़ दिए, यानी कि जब उसने 10% लॉस पर बेचा तो उसको रुपीज़ कितने मिले, 1485 रुपीज़ मिले। क्या यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं? अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्योंकि राजू का कॉस्ट प्राइस था, उसने 10% प्रॉफिट लगाया, उसने बेच दिया रवि को, ये रवि का सीपी हो गया, ये यहाँ तक रवि का सीपी हो गया। इसके बाद रवि ने 10% लॉस पर रामू को बेच दिया, रामू को बेच दिया। रामू ने इसके पैसे कितने दिए, रामू ने 1485 रुपए दिए, यानी कि जब रवि ने अपने कॉस्ट प्राइस से 10% लॉस पर बेचा तो उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, उसकी जो वैल्यू थी वो 1485 थी, ठीक। इसके आगे का हमें कुछ करना नहीं है जो हम रामू का भी लें, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस डिड राजू सेल टू रवि, डिड राजू सेल टू रवि। हमें यह निकालना है कि राजू ने रवि को कितने का सेल किया, तो यानी कि राजू ने 10% प्रॉफिट पर रवि को सेल किया था, जो 11/10 पर सेल किया था, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि राजू ने 11/10 पर सोल्व उसको बेचा था रवि को, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1485 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक। 9 × 9 55, 9 × 6 = 54, 4 9 5 = 45। इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो आंसर देखने को मिलेगा आपको 1650 रेज, ठीक। अगर ये पूछता आपसे, अगर ये पूछता कि राजू का कॉस्ट प्राइस क्या है, तब आप राजू का कॉस्ट प्राइस निकालते तो 10/11 की भी इधर मल्टीप्लाई कर देते। ये क्या है, ये राजू का सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, ये राजू का सेलिंग प्राइस है, राजू का तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन खरीदा किसने, रवि ने, तो रवि का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, रवि का सीपी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप एक बार इसको वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। राजू एसपी और राजू का एसपी हो गया और रवि का कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर ये पूछता कि राजू का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप क्या करते, आप 1650 में भी ये वाली वैल्यू भी हटा देते, 11/10 हटा देते, यानी कि 10/11 कर देते। तब आपको क्या मिलता है, 11 × 11, 11 5 तब आपको 1500 रेस मिलते। 1500 रेस क्या था, राजू का सीपी था, ये क्या था, राजू का सीपी था। आपको क्वेश्चन, मैं ये इसलिए ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन रीड करें, रीड करने से आपके माइंड में अप्रोचेस जनरेट होती हैं, आपका माइंड उस चीज़ पर थिंक करता है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। बस यही आपको डेवलप करना है, यही मैथ्स होती है। आपको सोचने के, आपको किसी मेथड पे, हाँ एक मेथड आपने पकड़ा उस पर चलना जरूर है, लेकिन आपका माइंड हो सकता है ये बोले कि इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप करने को मिला के मैथ्स में, बस इसके बाद मैथ आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे वैसे एबिलिटी डेवलप होती चली जाएगी और आप मैथ सॉल्व करते चले जाएंगे। दैट्स इट, यही है मैथ्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम, एक कोई डिवीजन प्रॉब्लम है, द डिवाइजर इज ट्वाइस द क्वोशिएंट, जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट का ट्वाइस है, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 6 टाइम्स है। इफ द रिमाइंडर इज 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए एक वो आपने सुना होगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं इसको लिखवाता हूँ आपको, क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब आप इसको ही इंग्लिश में भी लिख लीजिए। एक ये प्रॉपर्टी टाइप की होती है, इसको आपको लर्न रखना है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर, भाजक हो गया, डिवाइजर गुणा कोशेंट, भागफल को क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, आपका क्या हो गया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुणा कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर, ये आपकी थ्योरम होती है। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डिवाइजर इज ट्वाइस द कोशेंट, जो क्या बोल रहा है, जो डिवाइजर है इज इक्वल टू ट्वाइस कोशेंट, एंड आगे क्या बोल रहा है, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना गुना है, 6 टाइम्स द रिमाइंडर का 6 टाइम्स है। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, रिमाइंडर आगे ये बोल रहा है इफ द रिमाइंडर इज 8, रिमाइंडर कितना है, 8 है, तो हमें पता है डिवाइजर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 8 है तो डिवाइजर 6 मल्टीप्लाई 8 यानी कि हो गया 48। ठीक, अब डिवाइजर 48 हो गया तो कोशेंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कोशेंट था, तो जो कोशेंट की वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 24। ठीक, अब रिमाइंडर तो 8 दिया ही है, देन फाइंड द डिविडेंड, हमें डिविडेंड ये फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले डिवाइजर की वैल्यू आ गई 48 मल्टीप्लाई कोशेंट की हमारी वैल्यू कितनी आई, 24 आई, और प्लस का रिमाइंडर है 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है आपको, अब मल्टीप्लाई करना है 48 और 24, इसका मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 40 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता है 960 हो जाएगा। और इसके बाद 8 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 बचा 3, और 8 2 जा 16 और 3 2 15 1 9 2 11, ये क्या हो जाएगा 11 52 और प्लस का 8, तो आपको क्या मिलेगा 1160। 1160 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस इसमें मेन काम किसका है, ये वाली जो भी एक प्रॉपर्टी है इसका है इस क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन है, रीड करें और सॉल्व करें फटाक से। A tank is filled by 3 pipes A, B and C in 4 hours। एक टैंक को A प्लस B प्लस C 4 घंटे में मिलकर भर देते हैं। ठीक, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम एक ही उस पर चलते हैं, एक ही लॉजिक पर चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, पाइप C इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप B। ये मुझे इफिशिएंसी दी है, इफिशिएंसी दी है, इफिशिएंसी दी है, इफिशिएंसी क्या दी है, इफिशिएंसी में ये दिया है कि पाइप C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B, यानी कि जो C है अगर B 1 है तो C इसका ट्वाइस है इफिशिएंसी में, एंड पाइप B इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप B, यानी कि A की इफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी इफिशिएंसी 2 है। अब मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ कि B की इफिशिएंसी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 1, यानी कि A की इफिशिएंसी का 2 गुना कौन है B, और B की इफिशिएंसी का 2 गुना कौन है 4, B की इफिशिएंसी का 2 गुना कौन है 4। अच्छा, टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अब टोटल वर्क यहाँ से निकाल देंगे, टोटल वर्क क्या हुआ ABC तीनों की इफिशिएंसी कितनी हुई 4 + 2 + 1, 4 2 1 और 6 मतलब 7 मल्टीप्लाई 4 आवर में एक भर देते हैं, यानी कि 28 आवर्स हुई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल पाइप A टेक टू फिल द टैंक। A की इफिशिएंसी कितनी है 1 है, यानी कि समय पूछ रहा है तो टोटल वर्क कितना है 28 को भरना है, किस एफिशिएंसी से 1 से भरेगा, यानी कि उसको 28 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800 इफ द प्रॉफिट इज 32%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। आपको एक चीज पता है 1800 रुपए, 1800 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, और उस पर 32% का उसको क्या मिल गया 32% का प्रॉफिट मिल गया, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ वो 132% हो गया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीधा सीधा 1800 का 132% निकाल देंगे। ठीक, कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 54 और 18, ये क्या हो गया 6 7 3 2 3 7 6 रेस 2376 रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द सरफेस एरिया इन स्क्वायर ऑफ इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्फेरिकल स्टैचू हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर।
ठीक। अब मैं स्फीयर, स्फीयर क्या होता है? गोला होता है, स्फीयर गोला होता है, ठीक। स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला बताऊं तो वॉल्यूम जो इसका होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसका जो सी एस ए होता है, ध्यान रखेंगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड इसका जो टी एस ए होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेयर का टी एस ए एंड स्पेयर का सी एस ए हमेशा सेम होता है। ये फॉर्मूले आप कॉपी में लिखते जाएंगे और डेली रिवाइज करते जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें बहुत ही अच्छे से। चलते हैं, क्या बोल रहा है? टी एस ए क्या होता है? टी एस ए आपको पता है, टी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आपको वैल्यू दे दी गई आर इज इक्वल टू 35। अच्छा, जब आपसे सरफेस एरिया पूछे, ये ना पूछे सी एस ए है कि सी एस टी एस ए निकालना है, तो हमेशा आप टी एस ए निकालेंगे, ठीक। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई पाई का मान रख लिया 22.7, आर की वैल्यू ले ली मैंने 35 मल्टीप्लाई 35। आपको पता है 7 5 जा 35 हो गया, एंड 24 4 जा हो गया 88, 88 मल्टीप्लाई कर लिया, या 25 5 जा कितना हो गया 110 हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 35। अब 35 2 जा हो गया 70, 4 जा क्या हो जाएगा 140, मल्टीप्लाई 11 और 110। अब 11 किस में मल्टीप्लाई करना इजी है, 15420। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। आप इसको रीड करें और इसको सॉल्व करें फटाक से। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ राहुल्स एज टू हिज सन अमन्स एज। रेशियो किसका? राहुल एंड अमन, इनकी एज का जो रेशियो है वो 9:1 है। आगे क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मैंने क्या मान लिया, इनकी एज 9x है और x है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 9x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 144। ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मैंने कट कर दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। मैं यहाँ इसको पुट कर दूंगा, राहुल की वैल्यू जो है वो, राहुल की एज 36 है, इसके बेटे की एज जो है वो 4 है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि +4 दोनों 4 साल बाद। तो ये क्या हो जाएगा 40 ईयर्स का हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 ईयर्स का। तो हमारा जो आंसर आएगा सम दोनों का वो 48 ईयर्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एवरेज। आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको एक बार रीड करें और सॉल्व करें फटाक से। बोल रहा है द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 26। 24 नंबर का जो एवरेज है वो 26। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स इज 36। पहले जो 15 नंबर है, पहले जो 15 नंबर हैं उनका एवरेज 23 है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर्स इज 33। प्लस का लास्ट 8 नंबर का जो एवरेज है वो 33 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द 16 नंबर्स, यानी कि 15 5 20 3 23, हमें एक नंबर मिसिंग दिया वही फाइंड करना है। तो टोटल के एवरेज से इन दोनों का जो सम है वो माइनस कर देंगे, तो मुझे जो मिसिंग नंबर है अपना कौन सा टर्म 16th नंबर है, 16th नंबर है वो मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए फटाक से। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख लिया मैंने 20 + 6, ठीक, और क्या कर दिया 24 2 हो गया 480 और 24 6 क्या हो गया 144, यानी कि 4 8 4 12 1 4 2 6 24 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया। क्या करना है 15 3 15 2 30 और 45 माइनस का 345 और प्लस 33 मल्टीप्लाई 8, यानी कि ये 240 और 24, ये क्या हो गया 264। अब मैं इसको ऐड करूंगा 5 4 9 6 4 10 और 6 0 9 624। तो आपका जो आंसर आएगा 16th नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक 10 15 आ जाएगा। 16 नंबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है? इन इफ द 26% ऑफ 37 ऑफ 25% ऑफ अ नंबर इज 136.5 देन व्हाट इज द नंबर। परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक नंबर के x के 25%, आपको पता होना चाहिए कि जो 20% की फ्रैक्शन 25% की फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है। x का 25% ऑफ 3/7 ऑफ
26% ऑफ। 26% की फ्रैक्शन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्यों मुझे 2% की फ्रैक्शन अगर पता चल जाए वो होती है 1/50। 2 की फ्रैक्शन क्या हो गई 1/50। अब हमें 26 की निकालनी है, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 13/50 इक्वल टू ये सारे कितने किसके बराबर है 136.5 के। यानी कि किसी नंबर का 25%, 25% किसका 3/7 का मल्टीप्लाई 26%। ठीक, ये इक्वल टू कितना दिया 136.5 दिया। अब मुझे क्या करना है कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, यानी कि x इज इक्वल टू 136.5 मल्टीप्लाई कर दिया 50 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 13। एक जीरो यहाँ से हटाई, यहाँ पर 10 किया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसको 3 से पहले कट किया, 3 से कट किया, 3 4 जा 12 बचा कितना 1 3 5 जा 15 3 5 जा 15। अब इसको 13 से कट कर देंगे, 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, 6 13 5 जा और मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व करिए। 35 5 जा कर दिया मैंने, कितना आया 35 5 जा आया, या इसमें करते हैं पहले मल्टीप्लाई, जीरो बन जाएगा। 8 5 जा 40, 4 5 2 जा 10 और 4 14, 140 बन गया। और 140 में मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, 14 5 जा 70, 14 3 जा 42, 0 9 4 9 0 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन हमेशा आपको इजी बनानी है, उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, 1 से 30 तक के क्यूब और टेबल्स तो 20 तक मस्ट लर्न होना। इसके बाद आप धीरे धीरे कैलकुलेशन को शार्पनेस की तरफ लेके जाएंगे, वो प्रैक्टिस सही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम क्या बोल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम क्या बोल रहे हैं, इफ अ बोट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर विद द करंट इन 10 आवर्स विद द करंट एंड 75 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 15 आवर्स। मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। ठीक, अब जब विद द करंट होगा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आपको बता चुका हूं जो कि विथ द करंट दिखेगा तो क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर हो जाएगा, और जब आपको अगेंस्ट द करंट दिखे, अगेंस्ट द करंट अप स्ट्रीम, तो आपको वोट माइनस वाटर पता चलेगा। अब क्या बोल रहा है, अ बोट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू विथ द करंट कर रहा है तो बोट प्लस वाटर कवर कर रहा है, और मल्टीप्लाई 10 आवर्स, यानी कि यहाँ से अपनी जो बोट प्लस वाटर की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है 75 किलोमीटर इज इक्वल टू अगेंस्ट जा रहा है बोट माइनस वाटर, कितनी देर में 15 में, तो बोट माइनस वाटर की जो वैल्यू आएगी, बोट माइनस वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक, हमने यहाँ पर रख दी बोट माइनस वाटर इज इक्वल टू 5। जब भी a प्लस बी कुछ दिया हो और a माइनस बी कुछ दिया हो, और a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि वोट की वैल्यू हमें निकालनी है, वोट की स्पीड की वैल्यू, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 5 अपॉन 2 कर दिया। और जब मुझे वाटर की वैल्यू निकालनी है तो 10 - 5 अपॉन में 2 कर देंगे। मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द करंट, यानी कि धारा वाटर की निकालनी है, तो ये क्या 5/2 दैट इज 2.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। 24 किसका है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करें फटाक से। बोल रहा है पहले हमें पता है डिवीजन करना है, 11 4 जा 44, 45/4 कर दिया, 5 3 जा 15 और 3 18, यानी कि मल्टीप्लाई, देखो पहले डिवीजन रहेगा, 18/5 रहेगा। ठीक, अब सबसे पहले मुझे यही सॉल्व करना है, तो डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये पलट जाता है, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 5/18, पहले इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, 9 2 जा 9 5 जा, ठीक, ये हो गया 25/8। ठीक, अब मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 और 2 20/3। ठीक है, और प्लस का 1/6। ठीक है, इसको 4 2 जा और 4 5 जा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 125/6 प्लस 1/6, ये क्या बन जाएगा 126/6 दैट इज 21। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज बेस ऑफ द राइट प्रिज्म। आपके ग्रेजुएशन लेवल में प्रिज्म एंड पिरामिड से एक क्वेश्चन 100% दिखेगा, एक या दो।
ग्रेजुएशन लेवल में प्रिज्म पिरामिड से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आपको प्रिज्म पिरामिड वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से करना है, और ये पार्ट फार्मूला बेस्ड ही होता है। बच्चे डरते हैं इससे, लेकिन अगर आपको फार्मूला रखना है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आपको प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। जो प्रिज्म का बेस होता है, बेस किसी भी तरीके का हो सकता है किसी प्रिज्म का बेस जो हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है बेस आयत हो सकता है वर्ग स्क्वायर हो। तो इन सबके आपके जब फार्मूले लर्न होंगे तभी ये सब कैलकुलेशन सॉल्व होती है। मल्टीप्लाई हाइट, जब इसका CSA निकालेंगे, CSA क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। और जब इसका TSA आप निकालेंगे, कैसे हमेशा ऐसे निकलता है, TSA कैसे निकलता है, CSA प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस। ये सारे के सारे आपके प्रिज्म के फार्मूले रहे। ठीक है, प्रिज्म के फार्मूले रहे। अब आपको क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जो बेस है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका बेस है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ जिसकी साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड मैंने ए ले ली, इक्विलेटरल वो क्या है, ए है, क्योंकि तीनों साइड उसकी बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 108√3, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, बेस हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया जब आप निकालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, √3/4 मल्टीप्लाई 6 कट कर देंगे, 2 3 और 2 3, यानी कि 3 3 9 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम दिया है मुझे कितना प्रिज्म का, 108√3 दिया है। ठीक है, 108√3 दिया है क्यूब सेंटीमीटर। देन इट्स हाइट फाइंड करनी है। एरिया ऑफ बेस मैंने फाइंड कर लिया, कितना है, 9√3 है, मल्टीप्लाई हाइट कट कर देंगे, 9 1 8, आप देखेंगे हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, प्रिज्म एंड पिरामिड में, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज के सेट में हम लोगों ने बेहतरीन मैथ्स के 25 क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आप सभी को हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप लोग मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यही प्रैक्टिस सेट मुझे कंटिन्यू करना है या आपको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। जैसा आप सजेशन देंगे, मैक्सिमम बच्चों का जो रिस्पांस होगा उस टाइप से मैं आपके साथ में मैथ्स जो है वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप ध्यान रखें कि ब्रेन डेस्क EDU टेलीग्राम चैनल भी है, आप लिंक में जाएँ टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन करवा दूँगा लिंक। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, जो भी फ्री टेस्ट हमारे चल रहे हैं आप उनमें ज़रूर इनरोल हो और मॉक टेस्ट जरूर दें। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। और जो बच्चे ब्रेन डेस्क EDU से जुड़ना चाहते हैं वो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पर जो आपका कोर्स चल रहा है SSC फार्मासिस्ट का, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी सारी क्लासेस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगर आपको एक वैकेंसी आपको लेनी है तो आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, हार नहीं मानना है, लगे रहना है। आपको क्या करना है, एक सक्सेस का केवल एक ही है, एक ही रास्ता है आपके साथ, अभी आपके सामने। आपको सिलेबस खत्म करना है और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है कि रीजनिंग जो है, मैं अब 25 क्वेश्चंस जो भी आपके एजुकेटिव बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो आप रीजनिंग के लिए उस क्लास से जुड़े। आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो 25 के 25 क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करके गए हैं उससे सिमिलर देखने को मिलेंगे। सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकते, सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, जब आप मैथ्स के एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट जो सचिन श्रीवास्तव सर आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे से आपको वो सब्जेक्ट आपको डिलीवरी करेंगे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप इंग्लिश के लिए सचिन श्रीवास्तव सर से जुड़े रहिए। एंड GS की हमारी टीम जो सचिन सर हैं, अनमोल सर हैं, वो भी आपके साथ करंट अफेयर की क्लासेस लगातार आ रही हैं और GS हिस्ट्री पॉलिटी वो आपको कवर करा देंगे। तो सारा सिलेबस आपको एक जगह से कवर कर लेना है। इसके बाद मॉक टेस्ट दे लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है, बस यही कुछ करना होता है अपने सक्सेस को पाने के लिए, इतना ही कुछ। फिर आप एग्ज़ाम दे आएंगे, आप देखेंगे आपके अगर 130 140 तक अगर मार्क्स बन रहे होंगे तो आपके बहुत हाई चांस रहेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।